हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य एडुकेयर में। तो आज हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी में 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, और ये जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज मैंने शुरू किया है, इसका आज हम लोग पार्ट 1 देखने वाले हैं। और ये वो टाइप के क्वेश्चंस है जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है एग्जाम्स में आने के लिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ। सबसे पहले जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में प्लस वीडियो रिकॉर्ड करने में। आप तक का ये वीडियो पहुंचेगा तो मुझे ये समझेगा कि आपने अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो मुझे ये समझेगा कि हाँ आपको ये वीडियो पसंद आया है। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर होता है? बहुत सिंपल सा चीज है, बेसिकली कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट वो चीज होती है बेसिकली जो आपके जो घर में मम्मी पापा हैं या कोई और रिलेटिव्स हैं, वो जैसे बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट करते तो क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं। कोई कंपनी का शेयर खरीद लिया तो उसको बोलते हैं इन्वेस्ट करना, या कोई प्रॉपर्टी खरीद लिया उसको बोलते हैं इन्वेस्ट करना, या फिर कोई घर खरीद लिया उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, जिससे आप एसेट बना पाओ, जिससे आप अपना पैसा ग्रो कर पाओ, उन सबको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब कोई भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज या कोई भी बाहर का इंडिविजुअल आदमी जब अपने कंट्री में आके या कोई और दूसरी कंट्री में जाके लैंड खरीदता है, प्रॉपर्टी खरीदता है, या फिर कोई और कंपनी खरीद लेता है, या कुछ और भी इन्वेस्ट करता है दूसरी कंट्री में जाके, उसे हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसमें फॉरेन पैसा कोई दूसरी कंट्री में आके फ्लो हो रहा है। ठीक है, एज ए फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया? इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? चलो, नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, why do MNCs set up their offices and factories in those regions where they get cheap labor and other resources? तो MNCs अपनी जो ऑफिसेस और फैक्ट्रीज हैं वो ऐसे रीजन में क्यों सेटअप करती है जहां पे उन्हें चीप लेबर और जो दूसरे रिसोर्सेस हैं उनके वो बहुत चीपली मिल जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं। ऐसी जगह जाके एमएनसीज क्यों अपनी फैक्ट्रीज या ऑफिसेस ओपन करती है? सिंपल सा इसका आंसर है कि कंपनी हमेशा उसी जगह जाएगी जहां पे उन्हें कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रहेगी और प्रॉफिट हाई मिले। ठीक है, तभी एमएनसी वहां पे जाके अपना फैक्ट्रीज या अपने ऑफिसेस सेटअप कर रहा हो। अगर आप देखोगे तो इंडिया में बहुत सारे फॉरेन कंपनीज के फैक्ट्रीज या ऑफिसेस सेटअप है, वो इसीलिए ही है क्योंकि इंडिया में जो लेबर है वो काफी चीप है, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफी चीप मिलता है, प्लस उनका जो प्रॉफिट्स है वो काफी हाई होता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, barriers on foreign trade and foreign investment was removed to a large extent in India since 1991. Justify the statement. यहाँ पे बोला गया है कि जो बैरियर्स थे फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो बहुत ज्यादा रिमूव कर दिए गए थे, ऑलमोस्ट रिमूव कर दिए गए थे 1991 में। ये स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करना है। इसका सिंपल सा एक आंसर है कि 1991 के पहले जो हर एक कंपनी थी वो एक नेशनल एंटिटी थी। नेशनल एंटिटी होना मतलब वो गवर्नमेंट कंट्रोल की जाती थी। ठीक है, गवर्नमेंट से कंट्रोल होती थी, गवर्नमेंट उसको हर जगह देखती थी। एक्चुअली गवर्नमेंट का जो हाथ था वो हर एक सेक्टर में था। ठीक है, मगर जब 1991 में लिबरलाइज किया गया इकोनॉमी को, लिबरलाइज करना मतलब अब गवर्नमेंट बोली कि प्राइवेट जो सेक्टर है वो इंट्रोड्यूस हो सकता है इंडिया में, और गवर्नमेंट ये सब जो अलग अलग फील्ड है यहाँ से अपने हाथ खींच लेगी, सब प्राइवेट एंटिटी देखेगी। ठीक है, तो उसके वजह से गवर्नमेंट ने काफी रिस्ट्रिक्शंस, काफी बैरियर्स हटा दिए थे, जिसके वजह से जो फॉरेन ट्रेड है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा होने लग गया था इंडिया में फ्रॉम 1991 अप टिल नाउ। ठीक है, समझ में आ गया? चल, a wide ranging choice of goods are available in Indian market support the statement with example in context of globalization. अगर आप इंडिया में देखोगे तो आपको आज अगर देखोगे इस टाइम में
बहुत सारे जो फॉरेन गुड्स है आपके लोकल मार्केट में ही मिल जाएंगे। ये स्टेटमेंट को आप कैसे जस्टिफाई करते हो? देखो, सबसे पहला इसका मतलब आपको ये पता चलता है कि ग्लोबलाइजेशन इंडिया में बहुत ज्यादा बड़ा है। इंडिया का जो ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड, वो बहुत सारी कंट्रीज के साथ बढ़ा है, जिसके कारण जो फॉरेन कंट्रीज के गुड्स एंड प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया के लोकल मार्केट में बढ़ने लगे। ठीक है। और दूसरा चीज ये हुआ है कि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है तो कंपटीशन भी बढ़ा है, तो बहुत ही सिमिलर प्राइजेस में या लोअर प्राइजेस में एक कंज्यूमर को अच्छे प्रीमियम गुड्स मिलने लग गए। ठीक है। तीसरा ये कि इंडिया में कंपटीशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, उनको तो बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है, मगर जो रिच कंज्यूमर्स हैं, जिनके पास पैसा था मगर पहले चॉइस ऑफ गुड्स नहीं थी, आज उनके पास चॉइस ऑफ गुड्स भी है लोअर प्राइसेस में, प्लस पैसा भी है, तो उनके लिए ग्लोबलाइजेशन बहुत अच्छा हुआ है। चौथा, आप देख सकते हो कि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बड़ी है इंडिया में। आज आप देख सकते हो कि यहाँ पे घर में बैठे बैठे अगर आपके कोई फॉरेन में रिश्तेदार है, यूएस में या यूके में, कहाँ पे भी वेस्टर्न कंट्रीज में, कोई भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में है, तो वहां पे आप फ्री में व्हाट्सएप के थ्रू कॉलिंग कर सकते हो। मगर आज से अगर आप 10 साल पहले देखोगे तो ऐसा फीचर नहीं था इंडिया में। ठीक है। टेक्नोलॉजी की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्मार्टफोन काफी चीप हो गया है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्मार्टफोन्स पूरे इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं, जिसके वजह से स्मार्टफोन की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत सस्ती हो गई है। ठीक है। अगर आप देखोगे तो एक पान शॉप वाला भी फोन रखने लग गया है। वो भी बोलता है कि आप क्यूआर कोड कर दो पान खरीदने के लिए। ये चॉकलेट वाला भी बोलता है कि आप क्यूआर कर दो चॉकलेट खरीदने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब टेक्नोलॉजी का बहुत ही डीप पेनिट्रेशन हुआ है इंडिया में। ठीक है। अब दूसरा, आप बोल सकते हो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक टाइम में, आज से 20 साल पहले देखोगे तो ऑटोमोबाइल में, कार्स में इतनी चॉइसेस थी नहीं, ना ही इतने कंज्यूमर्स थे जो कार खरीद सकते थे। मगर आज अगर आप देखोगे तो टू व्हीलर, फोर व्हीलर जो इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, वो काफी डेवलप हो चुकी है। काफी प्रीमियम टाइप के कार्स आ चुके हैं इंडिया में, जो बहुत लोग खरीदना चाहते हैं, क्योंकि कंज्यूमर के पास भी पैसा आ चुका है। ठीक है। तो कंज्यूमर चाहता है कि मैं जाके स्पेंड करूं। ओके। तो समझ में आ गया ना, वाई देयर आर वाइड रेंज ऑफ चॉइसेस इन द इंडियन मार्केट। ओके। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, ग्लोबलाइजेशन एंड द ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स हैज बीन an advantage of consumers, justify the statement with examples। जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है और जिसके वजह से बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ा है, तो इसमें जो सबसे ज्यादा फायदा हुआ है वो कंज्यूमर्स का हुआ है। ये स्टेटमेंट को हम कैसे जस्टिफाई करते हैं? एग्जांपल्स के साथ। देखो, इसमें मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि सबसे पहला एग्जांपल हम मोबाइल फोन्स का ले लो। ठीक है। जब से ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है, तो ग्लोबलाइजेशन बढ़ने से क्या हुआ है? ग्लोबलाइजेशन बढ़ने से सबसे ज्यादा उस कंज्यूमर को फायदा हुआ है जिसके पास पहले से ही पैसा था, मगर तभी उसके पास वाइड वैरायटी ऑफ चॉइसेस ऑफ गुड्स नहीं थे, जिसके वजह से वो पैसा स्पेंड ही नहीं करना चाहता था। ठीक है। वो करना तो चाहता था मगर उसके पास गुड्स नहीं था, वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स। मगर आज क्या है? उसके पास वाइड वैरायटी ऑफ चॉइसेस ऑफ गुड्स भी हैं, एट लोअर प्राइस है, प्लस उसके पास पैसा भी है, तो आज वो खर्च कर रहा है। इसका प्राइम एग्जांपल आप बोल सकते हो मोबाइल फोन। आज मोबाइल फोन इतना सस्ता हो गया है, मतलब मैं आप लोग को एक बता देता हूँ कि 2013 में मेरे को मोबाइल फोन मिला था जब मैं 12th में था। ठीक है। आज आज तुम लोग को अभी से मिल गया होगा, 6-7 से मिल गया होगा। ठीक है। जब से लॉकडाउन हुआ है 6-7 में तुम लोग हुए होगे, तो अभी 8-9 में आ गया होगे। ठीक है। या कोई 7-8 में होगा, वो 9-10 में आ गया होगा। तो जब मैं 2013 में जब 12th में था, तब मेरे को मिला था नोकिया X2। जाके सर्च करना। ठीक है। ऐसा स्लाइडर फोन था। ठीक है। और ऊपर से वो स्मार्टफोन भी नहीं था, क्योंकि 2013 तक स्मार्टफोन इंडिया में पेनिट्रेशन शुरू हुआ ही नहीं था। ऐसा कोई स्मार्टफोन बना ही नहीं था जो 10,000 के रेंज में हो। मगर आज अगर आप देखोगे तो 2-2, 3-3, 4-4 हजार में बहुत अच्छे, बहुत प्रीमियम क्वालिटी के स्मार्टफोन मिलने लग गए। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि टेक्नोलॉजी बहुत ही सस्ती हो गई है। स्मार्टफोन बनाने की जो टेक्नोलॉजी है बहुत सस्ती हो गई है, और वो सस्ती इसलिए हुई है क्योंकि इंडिया में आजकल बहुत सारे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर होते हैं। ठीक है। सबसे पहला ग्लोबलाइजेशन का ये इम्पैक्ट हुआ है कि फॉरेन जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स है वो इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिसकी वजह से जो इंडिया के कंज्यूमर हैं
उनको काफी सस्ते में मोबाइल मिलता है, ठीक है, जिसकी वजह से पानवाड़ी से लेके जूता पॉलिश करने वाले से लेके ऑटो चलाने वाले तक सब लोग मोबाइल यूज करते हैं। सब लोग आप देखोगे तो बोलते हैं क्यूआर कर लो, क्यूआर कर लो। आप भेलपूरी खाने जाओगे, आप किधर भी जाओगे तो बोलेंगे क्यूआर कर लो, ठीक है। तो ये फायदा होता है ग्लोबलाइजेशन का। सेकेंड, आप बोल सकते हो कि कंज्यूमर को जो सबसे ज्यादा फायदा हुआ है वो हुआ है ऑटोमोबाइल में, जो एक हाई प्रीमियम प्राइस मार्केट है, ठीक है। वहां पे अगर आप देखोगे तो एक आज से 20 साल पहले ना हमारे पास चॉइस ऑफ गुड्स थी। मुश्किल से महीने में या साल में 4-5 टाइप के अलग अलग गाड़ी थे, जैसे एम्बेसडर हो गया या कोई और अलग अलग टाइप की गाड़ी थे, वही लोग यूज करते थे और वही चलाते थे। मगर आज अगर आप देखोगे तो बहुत ही वैरायटी ऑफ कार्स जो हैं वो अवेलेबल हो गए, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि कंज्यूमर्स को अब कंपटीशन बढ़ गया है, तो कंपटीशन बढ़ने की वजह से कंज्यूमर्स को वही प्रीमियम क्वालिटी का जो ऑटोमोबाइल कार है वो बहुत ही सस्ते दामों में या एक सिमिलर प्राइसेस में मिलने लग गए, ठीक है। तो ये फायदा हुआ है ग्लोबलाइजेशन का, ओके। फिर उसके बाद आप बोल सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है, प्लस कंपटीशन बढ़ा है, प्लस जो बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी लोगों का काफी बड़ा है, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बड़ा है, जिसके वजह से लोग आज ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स बाय कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये फायदा हुआ है ग्लोबलाइजेशन का। इसमें नुकसान क्या हुआ? इसमें नुकसान हुआ है लोकल इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, जो लोकल इंडियन स्मॉल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरर्स हैं या बिजनेसमैन है, उनको बहुत ज्यादा घाटा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो उनका छोटा सा मार्केट था वो भी जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जैसे कि अमेजोन हो गए या बाहर की कोई भी एमएनसी हो गई बड़ी बड़ी, वो सब आके उनके कंज्यूमर्स को खा लिए, ठीक है। कैसे? वो लोअर प्राइजेस में ऑफर कर देते हैं अपना प्रोडक्ट और ये कम्पीट कर नहीं पाते, और जब ये कम्पीट कर नहीं पाते हैं तो इन्हें फिर अपनी दुकान बंद करनी पड़ती है इंडियन प्रोड्यूसर्स को। इसका आप प्राइम एग्जांपल ले सकते हो इंडियन टॉय इंडस्ट्री। अगर आप आज इंडियन टॉय इंडस्ट्री को देखते हो तो 70% ऑफ इंडियन टॉय इंडस्ट्रीज is captured by Chinese toy manufacturers. Again, I will repeat, 70% of Indian toy industries is being captured by Chinese toy manufacturers. क्यों? क्योंकि चाइना में वो लोग अपने टॉय बनाते हैं, इंडिया में इंपोर्ट करते हैं और फिर उसके बाद वो इतने सस्ते दाम में बना जाते हैं कि हमारी जो इंडियन टॉय प्रोड्यूसर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो कम्पीट ही नहीं कर पा रहे हमारे लोकल मार्केट में, जिसकी वजह से उनका शेयर 20 से 25% रह गया और बाकी का जो भी शेयर है वो पूरा चाइनीज टॉय मैन्युफैक्चरर्स ने कब्जा कर लिया, ठीक है। समझ में आ गया? चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? Why has the Indian government put barriers to foreign trade and foreign investment after independence? Analyze the reason. देखो, जब हमें इंडिपेंडेंस कब मिला? 1947, ठीक है। ऑफिशियल पहले स्टार्ट तो पहले से हो गया था, मगर ऑफिशियल डेट है आपकी 1947, ठीक है। ऑफिशियल ईयर इज 1947। तो 1947 से लेके 1991 के बीच में आप देखोगे तो इंडियन गवर्नमेंट ने अपना जो मार्केट, इंडियन मार्केट, उसको ओपन नहीं किया था। उसमें काफी सारे उन्होंने ट्रेड बैरियर्स और फॉरेन ट्रेड बैरियर्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर काफी बैरियर्स लगा के रखे थे। अब ऐसा क्यों किया था? वो इसलिए किया था, उसका एक ही रीजन है, प्राइम रीजन ये है कि जो इंडियन, क्योंकि इंडिया आजाद हुआ था तो इंडियन जो मैन्युफैक्चरर्स थे, जो स्मॉल इंडियन प्रोड्यूसर्स थे, जो स्मॉल इंडियन मैन्युफैक्चरर्स थे, जो स्मॉल इंडियन बिजनेसमैन थे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर वो खोल देते और अगर बाहर के जो फॉरेन जो कंपनीज है, फॉरेन बिग मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करने लग जाते तो कंज्यूमर के लिए तो बहुत अच्छा होता, ठीक है। मगर जो मार्केट का कंट्रोल है वो पूरा फॉरेन कंपनीज के पास चले जाता, तो जब चाहे वैसा अपना मार्केट चला पाते थे, ठीक है। तो उनकी डोमिनेशन ना हो, और तभी हमारे जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, इंडियन बिजनेसमैन हैं, वो इतने स्किल नहीं हुए थे, वो इतने शक्तिशाली नहीं हुए थे कि वो इंडियन मार्केट में कंट्रोल रह पाए, ठीक है। तो उनको हेल्प करने के लिए ये 30-40 साल के लिए 1947 से लेकर 1991 तक
इंडियन गवर्नमेंट ने काफी सारे बैरियर्स लगा रखे थे इंडियन फॉरेन ट्रेड में और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। और जैसे ही वो इतने सक्षम हो गए कि वो कॉम्पीट कर सकते हैं, तब जाके 1991 में लिबरलाइजेशन कर दिया। और फिर जब फॉरेन कंपनीज इंडिया में आके इन्वेस्ट करने लगी तो इंडियन कंपनीज भी फॉरेन कंपनीज के साथ कम्पीट करने लगी, और फिर अल्टीमेटली बहुत प्रीमियम टाइप ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनने लग गए, जिसकी वजह से अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को काफी फायदा होने लग गया, ठीक है। अगर पूरा कंट्रोल पहले से ही फॉरेन कंपनीज के पास आ जाता है तो वो अपनी मोनोपोली चलाते हैं और फिर गवर्नमेंट कुछ कर भी नहीं पाते, ठीक है। तो ये फायदा होता है, ठीक है, ये फायदा हुआ था। चलो, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है? हाउ डज फॉरेन ट्रेड इंटीग्रेट द मार्केट ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। जो फॉरेन ट्रेड किया जाता है एक दूसरी कंट्रीज के बीच, उसके वजह से एक दूसरी कंट्रीज का जो मार्केट है वो कैसे इंटीग्रेट होता है। देखो, बहुत सिंपल सा, अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं इंडिया और दुबई के बीच में, ठीक है, तो जितना ज्यादा हम लोग का ट्रेड बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या होगा कि मार्केट एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो पाएगी, ठीक है। मतलब दुबई का सामान जो है वो सस्ता इंडिया में मिलेगा और इंडिया का जो सामान है वो दुबई में मिलना शुरू होगा, ठीक है। तो जिसके वजह से लोकल एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, प्लस जिसके जिसकी वजह से मल्टीनेशनल कंपनियां भी खड़ी होंगी दोनों कंट्री में, ठीक है। और एक और चीज बता दे रहा हूँ, फॉरेन ट्रेड कब हो सकता है एक कंट्री का दूसरे कंट्री में? फॉरेन ट्रेड तभी हो सकता है एक कंट्री का दूसरी कंट्री में जब एक कंट्री के पास खुद की होम ग्रोन मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ठीक है। तो जब तक मल्टीनेशनल कंपनीज एक कंट्री में होती नहीं है तब तक वो फॉरेन ट्रेड कर नहीं सकती है, ठीक है। वो कंट्री फॉरेन ट्रेड कर नहीं पाएगी, ओके। दूसरा क्या हुआ है? दूसरा कि फॉरेन ट्रेड के वजह से जो प्रोड्यूसर्स हैं वो एक दूसरी कंट्रीज में जाके अपना माल बेच सकते हैं, उनके पास एक वाइडर वैरायटी ऑफ मार्केट मिल जाता है, वो और लोग मिल जाते हैं जो उनका प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें देखोगे एग्जांपल की दिवाली सीजन में, ओके, दिवाली सीजन में आप देखोगे तो इंडिया और चाइना का ट्रेड चलता है। तो दिवाली सीजन में पहले क्या होता था कि जो चाइनीज लाइट्स हैं वो उनका बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस था इंडियन मार्केट में, तो अब जाके वो कम हो गया, मगर पहले बहुत था। तो जिसके वजह से क्या हुआ कि इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, प्लस इंटीग्रेशन से ज्यादा मोनोपोली भी बहुत बढ़ गई थी चाइनीज मार्केट, चाइनीज लाइट्स की इंडियन में, ठीक है। अब वो कम हो गई है मगर पहले बहुत ज्यादा थी, ठीक है। तो फॉरेन ट्रेड एक टाइप का अच्छा भी, अगर बैलेंस रहे फॉरेन ट्रेड दोनों कंट्रीज के बीच में कि भाई अगर इंडिया 20 रुपए कमा रहा है और दुबई समझो 18-19 रुपए या 20 रुपए कमा रहा है तो ठीक है, बैलेंस रहना चाहिए। मगर अगर इंडिया से 20 रुपए कमा रहा है और चाइना हमसे 100 रुपए कमा रहा है तो इसमें हमारा नुकसान है, क्योंकि हम ज्यादा माल बेच नहीं पा रहे और चाइना हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा माल बेच रहा है, ठीक है। तो ये फायदा भी है और नुकसान भी है फॉरेन ट्रेड का, ठीक है। और फॉरेन ट्रेड ऐसा इंटीग्रेट होता है दोनों कंट्रीज के बीच में, ओके। चलो, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हाउ हैव आवर मार्केट्स बीन ट्रांसफॉर्म, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। 1991 से जब लिबरलाइजेशन हुआ था हमारी कंट्री में, जब हमारी मार्केट को ओपन किया गया था फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड द फॉरेन ट्रेड, तब से लेके अब तक हमारी मार्केट कैसे ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। देखो, ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ा है 1991 से लेके अब तक, ठीक है। ऊपर से क्या हुआ कि बहुत सारी जो एमएनसीज हैं उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या आप बोल सकते हो अभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा है इंडिया में, जिसके वजह से इंडिया में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी है, प्लस इंडिया में लोकल मार्केट में वेराइटी ऑफ चॉइसेस ऑफ गुड्स भी बढ़ा है कंज्यूमर के लिए, और उसके साथ जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स है वो भी बढ़ा है, और उसके साथ साथ कंपटीशन भी बढ़ा है इंडियन मार्केट में फॉर द लोकल इंडियन प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। अब दूसरा चीज ये कि इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट्स भी बहुत बड़ी है। अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देखोगे तो इंडिया काफी स्ट्रांग है, हम लोग काफी ज्यादा आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, स्पेशली इन यूएस से, ठीक है। प्लस हमारे यहाँ पे आईटी प्रोफेशनल्स भी बहुत ज्यादा बड़े हैं, ठीक है। तो एक्चुअली आप देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडियन जो मार्केट हो काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो गई है इन टर्म्स ऑफ
आप देखोगे एम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा बढ़ी है, प्लस इन टर्म्स ऑफ जीडीपी इंडिया की जीडीपी भी बहुत ज्यादा बढ़ी 1991 से लेकर 2021। अगर आप देखोगे तो इंडिया की जीडीपी 1991 में $300 बिलियन की थी, ठीक है। और आज क्या चल रहा है 2022, मतलब लगभग 30 साल ले लो, तो 30 साल में इंडिया की जीडीपी होगी है $3000 बिलियन, तो लगभग 10 गुना बढ़ी है 30 साल में, जो काफी अच्छा है अपने आप में, ठीक है। और उसके साथ अगर आप देखोगे तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी खुद की होम ग्रोन काफी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज भी हुई है, जैसे कि टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, रैनबैक्सी हो गया, प्लस उसके साथ आप इंफोसिस हो गया। और फिर उसके ग्लोबलाइजेशन की वजह से और मार्केट्स इंटीग्रेट होने की वजह से और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने की वजह से काफी ज्यादा स्टार्टअप भी पैदा हुई है। फेमस आप स्टार्टअप ले सकते हो एजुकेशन सेक्टर में, बायजूस, वेदांतु, फिर अतुल्य एडुकेयर, फिर उसके बाद आप टॉपर हो गया, फिर ओयो हो गया, फिर उसके बाद ओला हो गया। ये सब क्या है, ये सब इंडियन होम ग्रोन स्टार्टअप्स है। फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब क्या है, सब इंडियन होम ग्रोन स्टार्टअप्स है, ठीक है। चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 कह दिया, एक्सप्लेन बाय एग्जांपल्स हाउ मल्टीनेशनल कंपनीज आर स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट वेज, ठीक है। एक मल्टीनेशनल कंपनी जब एक दूसरी कंट्री में जाती है, फॉर एग्जांपल एक मल्टीनेशनल कंपनी जब इंडिया में आती है, तो वो अपना बिजनेस और अपना प्रोडक्ट किस तरीके से इंडियन मार्केट में फैलाती है या इंट्रोड्यूस करती है। देखो 4-5 तरीके हैं जिस तरीके से एक मल्टीनेशनल कंपनी कोई भी कंट्री में आके उस मार्केट में एंटर करती है, ठीक है। सबसे पहला है कि मल्टीनेशनल कंपनी जो उसका कॉम्पिटिटर है उसको डायरेक्टली बाय कर ले, ठीक है। जो जिससे क्या होगा कि जो बनाया, जो उसका जो होम ग्रोन कंपटीशन है वही डिस्ट्रॉय हो जाए और उनको पहले से बनाया बनाया मार्केट मिल जाए, ठीक है। इसका आप बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं, इंडिया में बहुत सारी कंपनीज हैं ऐसे तो, मगर आप देखोगे तो एक पराग फूड्स करके एक है, ठीक है। पराग फूड्स इज वेरी फेमस फूड कंपनी इन इंडिया, जिसको एक्वायर कर लिया गया था कोई एक अमेरिकन जाइंट कंपनी जिसका नाम है कारगिल फूड्स, ठीक है। तो उनको बनाया बनाया मार्केट बन गया, बनाया बनाया मार्केट मिल गया इंडिया में। दूसरा आप बोल सकते हो कि वो खुद से आके पूरा सेटअप करे, फिर उसके बाद लोकल जो कंपनीज है इंडिया की उसके साथ कंपटीशन करे। इसका आप बहुत अच्छा फेमस एग्जांपल ले सकते हो अमेजॉन। अमेजॉन ने फ्लिपकार्ट को नहीं खरीदा था, फ्लिपकार्ट पहले से ही था। अमेजॉन इंडिया में आया, खुद का अपना खुद का स्टेब्लिश किया, उसके बाद फ्लिपकार्ट से कॉम्पीट करने लगा। तो ये दूसरा तरीका है जिससे एमएनसी एक मार्केट में आके एंटर करती है। तीसरा आप बोल सकते हो कि पार्टनरशिप कर लेना, ठीक है। जैसे टाटा डोकोमो, टाटा डोकोमो सिम याद है, टाटा डोकोमो करके एक सिम आता था, ठीक है। जो टाटा और जापानीज जो कंपनी है, जापानीज है साउथ कोरियन कंपनी है डोकोमो, उन दोनों ने जॉइंट वेंचर किया था और एक सिम इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में टाटा डोकोमो के नाम से, ठीक है। आज वो नहीं चल रहा है मगर एक टाइम में वो चलता था, आज से 6-7 साल पहले वो चलता था, ठीक है। तो आप वैसा जॉइंट वेंचर, वैसा पार्टनरशिप भी कर सकते हो एक लोकल कंपनी के साथ जो काफी स्टेब्लिश कंपनी है। फिर आप चौथा पॉइंट ले सकते हो कि आप उन्हें से बोल रहे हो कि आप माल बनाओ और हमारे नाम का बेचो, जिसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट लेबलिंग करना। जिसमें क्या करता है, एक बड़ी कंपनी होती है वो बोलती है थर्ड पार्टी छोटी कंपनी को कि तुम मेरा माल बनाओ और मैं सिर्फ अपना लोगो लगा के बेचूंगी। फॉर एग्जाम्पल आप सबसे फेमस कंपनी ले सकते हो आईफोन। आईफोन जो एप्पल जो है, एप्पल खुद का आईफोन नहीं बनाती, ये सच बात है। एप्पल ना अपना खुद का आईफोन बनाती है, ना अपना खुद का लैपटॉप बनाती है आईमैक, ना अपना खुद का मैकबुक बनाती है, कुछ नहीं बनाती है एप्पल, ठीक है। एप्पल ने अपना एक थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर है जिसका नाम है फॉक्सकॉन। उसको बोला गया है कि भाई तुम मेरे लिए ऐसा 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 एक प्रोडक्ट बनाओगे और फिर उसके बाद मैं से अपना लेबल लगा के बेच दूंगी। तो एप्पल जो है पूरा फोकस करता है अपने ब्रांडिंग के ऊपर, अपने मार्केटिंग के ऊपर। they doesn't manufacture, they are not a manufacturing company, they are the branding company। वो ब्रांड करते हैं अपने प्रोडक्ट को और फिर मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो जो आप एप्पल खरीद रहे हो वो खुद एप्पल आईफोन को जो खरीद रहे हो खुद एप्पल का बनाया हुआ नहीं है, वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर है फॉक्सकॉन का, ठीक है। फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर लेना।
ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चीज है बेसिकली होती है डिफेंस सेक्टर में, कि आपको उसकी टेक्नोलॉजी पसंद है तो आप बोलोगे कि ठीक है मैं तो ऐसा माल तो खरीद रहा हूँ मगर उसके साथ मेरे को इसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर दे, जिससे मैं अपने घर में बैठ के ये टेक्नोलॉजी से हेल्प के थ्रू ऐसे प्रोडक्ट्स बना पाऊँ। ठीक है, तो ये 4-5 तरीके हैं जिससे एक एमएनसी कोई भी दूसरी कंट्री के मार्केट में जाके अपना प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करती है। ओके, चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो विच इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, सिंस इंडिपेंडेंस आवर इकोनॉमी हैज बीन ओपन फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड, इज दिस द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? जब से इंडिपेंडेंस हुआ है तब से क्या हमारी मार्केट ओपन है फॉर द फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट? क्या ये स्टेटमेंट सही है, ये गलत है? इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद क्या गवर्नमेंट ने हमारी इकोनॉमी को ओपन कर दिया था फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए? तो इज इट ट्रू और फॉल्स? तो इज इट फॉल्स? ये फॉल्स है, ठीक है, ट्रू नहीं है। देखो, हमारा जो इंडियन मार्केट है उसको ओपन किया गया था 1991 से, ठीक है, और हमें आजादी मिली थी 1947 में। तो इसलिए काफी 30 साल बाद हमारा जो मार्केट है ओपन किया गया था। इसका रीजन क्या है? इसका एक प्राइम एग्जांपल, एक प्राइम, वो ऐसे तो बहुत सारे रीजंस है मगर एक जो प्राइम रीजन है वो है टू सपोर्ट द स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन या स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स जो अभी इंडिया में अपनी मार्केट में पूरी तरह एस्टेब्लिश नहीं हुए थे। ठीक है, उनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट उन्हें सब्सिडीज देती थी कि तुम हमारे मार्केट को पहले कैप्चर करो, तुम इतने कॉम्पिटेंट हो जाओ कि तुम फॉरेन कंपनीज के साथ कॉम्पीट कर पाओ हमारे मार्केट में। अगर वो पहले से ही ओपन कर देते तो वो कॉम्पीट नहीं कर पाते, ऊपर से जो पूरा मार्केट है वो फॉरेन कंपनीज हमारे खा जाती, तो पूरा मार्केट का कंट्रोल, इंडियन मार्केट का कंट्रोल फॉरेन कंपनीज के पास होता है। ठीक है, उसमें एक बैलेंस नहीं होता। तो बैलेंस बनाए रखने के लिए सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने जो इंडियन कंपनीज है उनको ऊपर उठाया, फिर उसके बाद मार्केट खोला जिससे दोनों कॉम्पीट कर पाए और उसके बाद कॉम्पीट कर पाए और अपने अच्छे अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेच पाए। ठीक है, और फिर इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आप ले सकते हो आज कि इंडियन टॉय इंडस्ट्री, इंडियन टॉय मार्केट जो है वो 70% कैप्चर किया गया है बाय चाइनीज टॉय मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि चाइनीज टॉय की जो मोनोपोली है वो इंडियन टॉय में बहुत ज्यादा, इंडियन टॉय मार्केट में बहुत ज्यादा है, और जिसकी वजह से जो इंडियन होम ग्रोन टॉय मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी दुकानें बंद हो रही है। ठीक है, तो उनकी दुकानें बंद ना हो इसके लिए बैरियर्स लगाए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे जो चाइनीज टॉयज हैं वो महंगे हो जाए इंडियन टॉय इंडस्ट्री मार्केट में, और फिर इंडियन टॉय जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपना टॉय सस्ते में बेच पाए। ठीक है, तो इसलिए बैरियर्स लगाती है गवर्नमेंट अपने मार्केट को प्रोटेक्ट करने में। ठीक है, चलो, तो इसके साथ आज का जो आपका वीडियो है वो होता है समाप्त। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है या चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, सिर्फ ये चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप बेझिझक होकर नीचे यूट्यूब कमेंट में पूछ सकते हो। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो करो लाइक, शेयर, बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशंस और चैनल करो सब्सक्राइब। और अगर आपको इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए, ठीक है, ये चैप्टर के पीडीएफ नोट्स होते हैं ना जो एग्जाम के एक दिन पहले चाहिए होते हैं, उसके लिए हमारे जो बाकी के सोशल मीडिया साइट्स हैं जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम, फिर से बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम, इन सब के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन के लिंक्स को क्लिक कर लेना है और ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड स्टडी स्मार्टली। Okay, work hard but study smart, and all the best for your exams. Bye.